नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टॉप डॉक्टर्स के स्वास्थ्य संवाद के इस अंक में। स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं और समाधान के बारे में जागरूक करना है। साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन लोगों को इस मंच पर लाना चाहते हैं जिन्हें स्वास्थ्य के क्षेत्र में महारत हासिल है, ताकि वह आपके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के पीछे क्या कारण है और ऐसी समस्याओं का निवारण कैसे किया जा सकता है इसके बारे में बताएंगे। डेंटल और ओरल हेल्थ और आपके ओवरऑल हेल्थ और उसको बनाए रखने का एक अनिवार्य हिस्सा भी है। खराब ओरल हेल्थ और दांतों में कैविटिविटीज और मसूड़ों की बीमारी का कारण बन सकती है और इससे दिल की बीमारी, कैंसर और डायबिटीज से भी जोड़ा गया है। और हेल्थ के बारे में ज्यादा जानने के लिए हमारे साथ हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर शुभ्रा अग्रवाल। वह गुरुग्राम के एक प्रसिद्ध डेंटल सर्जन हैं। डॉक्टर शुभ्रा अग्रवाल, आपका इंडिया टॉप डॉक्टर्स के स्वास्थ्य संवाद में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम डॉक्टर शुभ्रा अग्रवाल है। मैं एक डेंटिस्ट हूँ और मैं पिछले 12 सालों से डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस कर रही हूँ। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल बाड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल से अपना करियर स्टार्ट किया। वहां पे मैं एक रेजिडेंट डॉक्टर थी। उसके बाद मैंने बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब किया और उसके बाद मैंने एक अकेडमी ज्वाइन की जहाँ पे मैं सारे बडिंग और यंग डेंटिस्ट को ट्रेन करती थी अबाउट ऑल द डेंटल प्रोसीजर्स। जितने भी हमारे डेंटल प्रोसीजर्स हैं उधर वो सारे डेंटिस्ट वो सीखने आते थे। सो आई वाज द हेड देयर। तो मैंने अपने अंडर 30-40 डेंटिस्ट उस टाइम पे ट्रेन किए एंड आफ्टर दैट मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया इन पीतमपुरा एंड स्टिल आई एम प्रैक्टिसिंग इन द सेम क्लिनिक तब से लेके अब तक। उसके बाद कुछ सालों बाद मुझे लगा आफ्टर 8 years दैट आई शुड इंक्रीज माई प्रोफाइल और मुझे कुछ बड़ा करना, कुछ और अपना बढ़ाना चाहिए। तो मैंने मास्टरशिप इन फेशियल एस्थेटिक्स किया फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप एंड देन तब से मैं फेशियल एस्थेटिक्स भी प्रैक्टिस कर रही हूँ अपने क्लिनिक में। तो वी डील विद एवरीथिंग यहाँ पे, डेंटल ट्रीटमेंट्स, स्किन ट्रीटमेंट्स और यहाँ तक कि हेयर ट्रांसप्लांट भी। तो हम दंतम में सब कुछ करते हैं। दंतम एस्थेटिक्स आर क्लिनिक्स में। ओके मैम, आगे हमें बताइए कि आपको ये एहसास कब हुआ कि आपको डेंटिस्ट्री मतलब आप डेंटिस्ट्री करना चाहती हैं और मतलब आपको इसी चीज में आगे जाना है, और आपको मतलब डेंटिस्ट्री जो है इसकी क्या क्या विशेषता है? ओके, एक्चुअली जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम्स होती थी। मुझे बहुत सारे कैविटीज रहते थे। मेरे दूध के दांत बहुत लेट टूटे थे। तो माय मॉम, मेरी मम्मा मुझे एक डेंटिस्ट के पास ले जाती थी। वो हमारी फैमिली डेंटिस्ट है। तो जब मैं उनके पास बचपन में जाती थी तो वो मुझे बहुत ही प्यार से ट्रीट करती थी और उसको देख के ना मैं बड़ी फैसिनेट होती थी। जिस तरीके से वो थोड़ा थोड़े से छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट से एंड द वे वो मेरे को मेरे दांत फिल करती थी या मुझे ट्रीट करती थी। तो तब से मेरा थोड़ा सा फैसिनेशन था इस डेंटिस्ट्री की तरफ। और फिर जब मैंने अपने एग्जाम्स दिए आफ्टर 12th एंड आई गॉट अ सीट फॉर डेंटिस्ट्री, आई थॉट व्हाई नॉट गिव इट अ शॉट। तो तब मैंने डेंटिस्ट्री परस्यू किया और उसके बाद व्हेन आई जॉइंड इट आई थरली एंजॉयड इट। मुझे लगा यही है जो चीज मैं मन से और दिल से कर सकती हूँ। तो सिंस देन, तब से मैं अब तक आई एम प्रैक्टिसिंग। और अगर स्पेशलाइजेशन की बात की जाए तो आई हैव डन लॉट ऑफ सर्टिफिकेशंस। आई एम अ सर्टिफाइड एंडोडोंटिस्ट जो रूट कैनाल के स्पेशलिस्ट होते हैं। मैंने सर्टिफिकेशन किया है कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में जो आपके दांतों को सुंदर बनाता है एंड इवन इन फेशियल एस्थेटिक्स। तो ऑल दीज आर माय स्पेशलाइजेशन। तो मैम, थोड़ा सा हमें कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के बारे में बताएंगे आप? क्या होता बिल्कुल है, कैसे होता है? बिल्कुल। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का मतलब होता है कि जब भी आप हमारे पास आते हो तो बहुत सारे पेशेंट्स दांतों के पेन के साथ आते हैं, बट बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिन्हें अपनी स्माइल को ब्यूटीफुल करवाना होता है। तो दैट इज कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री। मतलब हमें आपकी एग्जिस्टिंग स्माइल के साथ उसको ब्यूटीफुल करना है। तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे कुछ लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो उसके लिए हमेशा हम ब्रेसेस नहीं लगा सकते। वो एक अलग ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री है। उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आती है। जैसे हम आगे में फिलिंग कर सकते हैं, हम लैमिनेट्स कर सकते हैं, हम वीनियर्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का पार्ट होती हैं। इसके अंदर हम कभी कभी गम्स को ब्यूटीफुल करने के लिए लेजर से गम्स को ब्यूटीफाई करते हैं।
कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, किसी की स्माइल एकदम परफेक्ट है लेकिन उसके लिप्स ठीक नहीं है, तो उसके अंदर हम फिलर्स डाल के भी लिप्स को ठीक कर सकते हैं। इसीलिए मैंने फेशियल एस्थेटिक्स को ऐड ऑन किया, क्योंकि कुछ चीजें थी जो मुझे लिमिट करती थी, कि मुझे लगता था कि हाँ, स्माइल तो ब्यूटीफुल हो गई लेकिन लिप्स का प्रोपोर्शन थोड़ा और अच्छा होता तो शायद इंसान और ब्यूटीफुल लगता। तो मैंने फिलर्स, बोटॉक्स और ये सब चीजें भी अपने डेंटिस्ट्री में ऐड की। तो इससे अब अगर कोई मेरे पास आता है तो होलसम उसका फेस हम इम्प्रूव करते हैं, चाहे वो स्माइल हो, चाहे उसके दांत हो, चाहे उसको थोड़ा सा और उसको वाइट करना हो, जैसे कि ब्लीचिंग हम कहते हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ प्रोसीजर जो हम कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में करते हैं। तो मैम आगे हमें बताइए कि आपका क्लिनिक जो है वो कौन कौन से मतलब जो फैसिलिटीज हैं, सुविधाएं हैं, उनको देता है, और मतलब जो इसे कौन से ऐसी मतलब सुविधाएं हैं जिन्हें वो दे रहा है और जो उसे और भी भरोसेमंद बना रही है। ठीक है, हमारा क्लिनिक एकदम डिजिटलाइज्ड है। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम उसकी प्रॉब्लम सुनते हैं, और उसके बाद उसको इंट्राओरल कैमरा विच इज अ डिजिटल कैमरा, उसमें उसको उसका पूरा माउथ दिखाते हैं, उसके सारे दांत दिखाते हैं कि इस दांत में प्रॉब्लम है और ये आपकी प्रॉब्लम है, सो दैट हम उसे एजुकेट कर सकें और उसको समझा सकें कि हाँ, ये आपकी प्रॉब्लम है और आप देखो कि आपके दांत में कितना बड़ा या क्या प्रॉब्लम है। तो उससे उसका भरोसा भी बनता है और वो समझ भी पाता है कि हम उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ताकि वो ये समझ के डिसीजन ले पाए कि उसे क्या कराना है। तो सबसे पहले डिजिटलाइजेशन में वी हैव इंट्राओरल कैमरा, वी हैव डिजिटल एक्सरे। अगर हमें जरूरत लगता है कि किसी पेशेंट को उसके बाद एक्सरे की जरूरत है तो हमारे पास डिजिटल एक्सरे है। उसके बाद अगर मान लीजिए किसी को कोई प्रोसीजर कराना है तो वो भी हम डिजिटली करते हैं, जैसे कि आजकल रोटरी आरसीटी होती है, हाथ की जगह हम मशीन से आरसीटी कर सकते हैं, जो कि टाइम इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और पेशेंट के लिए और हमारे लिए दोनों के लिए फायदेमंद है। तो हम वो भी करते हैं। इवन कभी कभी हमें दांतों का नाप देना होता है, जो कि कुछ पेशेंट्स के लिए बहुत कम्बरसम होता है और उन्हें लगता है कि हमें कहीं गैग ना हो, उल्टी ना आए, तो उसके लिए हम 3D इंप्रेशन भी करते हैं। वी आर टोटली इक्विप्ड, हमारे पास सब कुछ डिजिटलाइज्ड है, और सब कुछ हम पेशेंट को बता के समझा के करते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट, हम थोड़ा सा हायर लेवल पे चीजों को मैनेज करते हैं। अगर मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि आप मतलब बताइए अपने क्लिनिक पे के बारे में, कि मतलब कब ओपन हम्म, किया आपने, कितना टाइम मतलब हो गया, इस चीज के बारे में थोड़ा सा बताइए मैम। हम्म। मैंने अपना क्लिनिक ओपन किया था 2014 में, और अब 2022 चल रहा है, तो आप मान 8 इयर्स हो चुके हैं जब मैंने अपना क्लिनिक एक्सक्यूज स्टार्ट मी किया मैम, था। दोबारा से रिपीट और करिए, आपका कनेक्शन ठीक नहीं आ रहा है। ओके, अभी ऑडिबल है? यस मैम। हाँ, मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया था 2014 में, और अब 2022 है। तो आप लगा लीजिए 8 साल पहले मैंने अपना पर्सनल क्लिनिक स्टार्ट किया था। पहले मेरा क्लिनिक थोड़ा छोटा था, आई स्टार्टेड विद अ स्मॉल स्पेस, और धीरे धीरे आई इंक्रीज माई प्रैक्टिस एंड नाउ आई हैव अ बिग हॉस्पिटल। वी हैव अ कंप्लीट बिग सेटअप जहाँ पे सब तरह के प्रोसीजर्स होते हैं। और तब से लेके अब तक हमने जितनी भी डेंटिस्ट्री की एडवांसमेंट्स हैं इस क्लिनिक में सब कुछ है, चाहे आप वो एक्सरेज कहें, चाहे आप वो कोई भी प्रोसीजर कहें। और दूसरा, हमारा क्लिनिक मल्टी स्पेशलिटी है, तो अगर हमें किसी भी प्रोसीजर के लिए किसी भी स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है तो वी हैव ऑल द डॉक्टर्स विद अस, चाहे वो एक प्रोस्टोडोंटिस्ट हो, चाहे वो एक मतलब किसी भी चीज के स्पेशलिस्ट। आप कह लीजिए कि अगर हमें किसी के दांत लगवाने हैं तो हमें उसके लिए एक प्रोस्टोडोंटिस्ट चाहिए, अगर हमें किसी की आरसीटी करानी है तो उसका स्पेशलिस्ट, अगर किसी को ब्रेसेस लगवाने हैं, तो इट इज अ फुल्ली मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। और ये मैम पीतमपुरा में है, तरुण एनक्लेव में। ओके मैम। मैम थोड़ा सा बताइए कि दांतों का जो एक्सरे होता है वो कैसे किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा, दांतों का एक्सरे अलग अलग तरीके से किया जाता है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि दांतों का एक्सरे हम एक मशीन से शूट करते थे, अभी भी करते हैं हम, एक्सरे मशीन से ही है, बट उसका जो सेंसर होता है वो डिफरेंट होता है। अगर हम उसे मैनुअली देखें तो वो हमारा नॉर्मल, आपने जो एक्सरे फिल्म देखी होंगी, जैसे आप बॉडी का भी कहीं एक्सरे कराते हैं, वैसे छोटी डेंटल फिल्म होती हैं, और उसको हमें मैनुअली डेवलप कराना पड़ता है, वो पहले होता था। आजकल जो एक्सरे होता है छोटे वाला, उसे हम आरवीजी कहते हैं, जो हमारे पास है डिजिटलाइज्ड। उसके अंदर सेंसर होता है जो हम पेशेंट के मुंह के अंदर रखते हैं, और जिस भी दांत का हमें एक्सरे लेना होता है वो उसके ऊपर फोकस करके वी क्लिक इट,
और वो डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पे उसको हमें उसकी कॉपी देता है। और वो हमारे लिए इजी भी होता है क्योंकि हम जितने चाहे उतने एक्सरेज ले सकते हैं। दूसरा, उसमें एक्सपोजर टाइम कम है, पेशेंट को हमें बहुत देर तक बहुत ज्यादा एक्सरेज के अंडर एक्सपोज नहीं करना पड़ता। और इसके अलावा तीसरे टाइप का एक्सरे होता है जो पूरे 32 टीथ का 32 दांतों का एक बड़ा एक्सरे होता है जिसे हम ओपीजी कहते हैं। वो एक्सरे हम इसलिए करवाते हैं जैसे मान लीजिए कोई अक्ल दाढ़ है, कोई विजडम टूथ है और पेशेंट का एक्सरे लेना पॉसिबल नहीं है अंदर मुंह के अंदर, तो वो एक्सरे बाहर से होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के एक्सरेज हैं। तो हमारा क्लिनिक इज डिजिटलाइज्ड और हमारे पास ये एक्सरेज हैं। मैम आगे बताइए कि क्या आप जनता को मैम ये बताइए कि जो मसूड़े हैं और जो दांतों में कौन सी ऐसी बीमारी है जो सबसे ज्यादा देखी जाती है, और इसके लक्षण भी बताइए। ठीक है। मेरे पास जो मैक्सिमम पेशेंट्स आते हैं उनका सबसे पहला चीज कंप्लेन या आप कह लीजिए कि तकलीफ क्या होती है कि दांतों में दर्द हो रहा है या ठंडा गर्म लग रहा है। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। और क्योंकि आजकल इतनी एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं तो सबको पता है कि ये टूथपेस्ट मार्केट में अवेलेबल है और लोग सब कुछ यूज करके आते हैं हमारे पास। तो अगर हम कहें बच्चों में तो सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कीड़ा लगने की, जिसे हम कैविटीज कहते हैं, जो कि सबसे कॉमन है। आप मान लीजिए ये इसकी एज होती है 5 से 6 साल से लेके 15 से 20 साल तक के लोग, जिनके अंदर मैक्सिमम आपको कैविटीज मिलेंगी, मतलब कीड़ा लगना। और अगर आप कहेंगे कि 30 से ऊपर के लोग मेरे पास कॉमनली ठंडा गर्म की समस्या के साथ आते हैं कि हमें दांत में दर्द नहीं, मतलब उनको ये लग रहा होता है कि ठंडा गर्म है, बट उसके बहुत सारे XYZ रीजंस होते हैं। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि कैविटीज के क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर किसी को कीड़ा लगा है तो सबसे पहले उसको वहां पे खाना पचना शुरू होगा, या ठंडा लगेगा या मीठा लगेगा। और अगर वो कीड़ा ज्यादा फैल गया है नसों तक तो हो सकता है उसे गर्म भी लगे, सोते वक्त दर्द हो। ये सारे लक्षण हैं कि आपके दांत में कीड़ा है और आपको डेंटिस्ट को दिखाना है। अगर किसी के मसूड़े में दिक्कत है तो उसमें भी उसको होगा दर्द ही, लेकिन उसको ठंडा गर्म बहुत लगेगा। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं हाँ ठंडा गर्म लग रहा है बट दांतों में किचकिचाहट है, हमें ऐसा लगता है जैसे दांतों को हमें खुजलाना चाहिए। तो वो चीज बताती है कि पेशेंट के मसूड़ों में दिक्कत है, दांतों में नहीं, लेकिन उसको लग रहा ठंडा गर्म दांतों में ही है। तो वो हमें डायग्नोज करना पड़ता है कि उसको दांतों में तकलीफ है या मसूड़ों में तकलीफ है। तो सबसे कॉमनली यही दो चीजों के साथ मेरे पास पेशेंट आते हैं, या तो उनको दर्द है जिसमें कीड़ा लगा है, या फिर मसूड़ों में, आप कह सकते हैं मसूड़ों में पायरिया, लोग बहुत कॉमनली बोलते हैं कि पायरिया हो गया है। वो इसीलिए होता है कि पहले शुरू में ठंडा गर्म लगता है, मसूड़ों में बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स होते हैं जिसकी वजह से मसूड़े सूज जाते हैं, उनमें कभी कभी मवाद या आप किसे पस कहते हैं वो बन सकता है, और उसके बाद ये तकलीफ शुरू होती है। तो ये सबसे कॉमन चीजें हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आपको कभी भी कहीं खाना फंस रहा है, कहीं ठंडा गर्म लग रहा है, या ऐसा लग रहा है कि दांतों में कुछ इरिटेशन है, तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना है और उसको दिखाना है। और मैम आजकल ज्यादातर केसेस देखे जा रहे हैं कि मतलब तीत के ऊपर तीत का आना, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। एक्चुअली टीथ के ऊपर टीथ का आना इसलिए है क्योंकि आज की जनरेशन हमारी, हम लोग इवॉल्व हो गए हैं। पहले के टाइम पे जो हमारे दादा परदादा थे वो लोग बहुत हार्ड फूड खाते थे, जैसे गन्ने खाते थे, तो इसकी वजह से हमारा जॉ साइज बड़ा होता था। तो सारे दांतों को एक्लिमेटाइज आप कह लीजिए, जगह बराबर होती थी तो सारे दांत जगह पे निकलते थे। इसलिए पहले के आप अपने फादर्स को, हमारे फादर मेरे दादाजी, उनको आप देखेंगे तो उनके अक्कल दाढ़ भी होती थी, कह रहे थे कि 32 दांत पूरे हैं। लेकिन क्योंकि अब टाइम बदल गया है तो हम लोग सॉफ्ट फूड खाते हैं, जैसे बर्गर्स है, पिज्जा है, सॉफ्ट फूड है, डाइट भी बहुत सॉफ्ट है, जिसकी वजह से हमारा जॉ साइज ही छोटा हो गया है टाइम के साथ। जॉ साइज छोटा होने की वजह से क्या है कि दांतों को प्रॉपर जगह नहीं मिलती, जिसकी वजह से दांत पे दांत वो चढ़ के आते हैं, क्योंकि दूध के दांत छोटे होते हैं और जो हमारे परमानेंट दांत आते हैं वो बड़े होते हैं। तो क्योंकि टाइम के साथ हमारा जॉ साइज इतना छोटा हो गया है, इस वजह से दांत पे दांत चढ़ने की प्रॉब्लम बढ़ गई है। और दूसरा इसलिए भी है ये प्रॉब्लम कि लोग अवेयर नहीं है। दांत पे दांत आता है तो कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा लगता है, कुछ लोगों को क्यूट लगता है कि उनकी स्माइल, तो दे आर नॉट अवेयर अबाउट द डेंटल प्रॉब्लम्स। क्योंकि अगर दांत पे दांत आया है तो वो खाना फंसेगा ही, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। तो नॉर्मली अगर ऐसा है या कभी ऐसा है कि दूध का दांत टूटा नहीं और ऊपर से दांत आ गया, तो पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए कि उन्हें डेंटिस्ट को दिखाना है।
क्योंकि अगर एक बार दांत की पोजीशन एक के ऊपर एक हो गई तो फिर बाद में उसे ठीक करने के लिए हमें ब्रेसेस लगाने ही लगाने पड़ेंगे, वो रिवर्स नहीं हो सकता। लेकिन टाइम रहते अगर हम इस चीज को ठीक कर दें, उस दांत को हटा दें, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो दांत अपनी जगह वापस ले लेते हैं। आगे मैम आप बताइए कि आपके क्लिनिक में कौन कौन से ट्रीटमेंट है जो करे जाते हैं। हमारे क्लिनिक में डेंटल ट्रीटमेंट्स भी किए जाते हैं, स्किन ट्रीटमेंट्स भी किए जाते हैं और हेयर ट्रीटमेंट्स भी किए जाते हैं। अगर हम डेंटल की बात करें तो डेंटल में हम सब तरीके के ट्रीटमेंट करते हैं, दांत निकालने से लेके दांत लगाने तक और दांत बचाने तक। अगर किसी, आप मान लीजिए हम दांत की एक्सट्रैक्शन करते हैं, रूट कनाल करते हैं, फिलिंग करते हैं, इम्प्लांट्स करते हैं, जो कि आजकल की एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अगर किसी के मुंह में बिल्कुल दांत नहीं है तो हम सारे इम्प्लांट्स लगा के फिक्स दांत उसको दे सकते हैं। और अगर किसी को निकालने चढ़ाने वाला जबड़ा लगवाना है तो हम वो भी लगाते हैं। एक्सरेज, सब कुछ होता है। स्किन के अंदर हम झाइयों का इलाज, जिसे मलाजमा कहते हैं, जो कि आप देखेंगे नॉर्मली लेडीज को यहाँ पे पिगमेंटेशन हो जाती है या टी जोन में पिगमेंटेशन हो जाती है, तो हम उसका इलाज करते हैं। उसके अलावा अगर किसी को अपनी स्किन वाइट करानी है, स्किन वाइटनिंग, तो हम वो ट्रीटमेंट भी करते हैं। किसी को केमिकल पील्स कराने हैं, आजकल तो मार्केट में बहुत सारी चीजें जिससे आपको अपने एक्ने, अगर किसी को एक्ने है उसके मार्क्स हटवाने हैं, तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। बालों के लिए हम टीआरपी करते हैं, यहाँ हम हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं। किसी के मोल्स हैं, टैग्स हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए लेजर से भी रिमूव द मोल्स एंड टैग्स ऑल्सो। तो ये सारे प्रोसीजर्स हमारे क्लिनिक में एक ही रूफ के अंडर होते हैं। तो इट इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन जहाँ पे आप हेयर, डेंटल, स्किन सबके लिए आ सकते हैं। यस मैम। मैम आगे बताइए कि एक स्टडी के अनुसार ऐसा देखा गया है कि भारत में जो 60 से 90% स्कूल के बच्चे हैं उनको कम से हाँ कम जी, एक डेंटल कैविटी की समस्या तो जरूर होती है। तो ये बहुत बिल्कुल। ही मतलब ये जो आंकड़ा है ये बहुत ही डरावना है। तो आप इसके हम्म। बारे में बताइए कि कैविटी होने के कारण क्या क्या है। देखिए, बच्चों में कैविटीज होने के सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है कि बच्चे बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, बहुत ज्यादा चॉकलेट्स, टॉफीज, उनका जितना भी फूड है वो सारा बहुत सॉफ्ट होता है और वो दांत में जाके फंस जाता है, और उनको कुल्ला करने की आदत या ब्रश करने की आदत नहीं होती। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में अवेयरनेस थोड़ी कम है, पेरेंट्स भी थोड़ा लैग बिहाइंड करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि अभी तो बच्चा 2 ही साल का है तो अभी से उसको ब्रश कराएं, जो कि बहुत ही गलत सोच है। जिस दिन पहला दांत मुंह में आता है आपको उसी दिन से बच्चे को ब्रश कराना होता है। शुरू में आप उसकी उंगली से दांत साफ कीजिए और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाए आपको उसको ब्रश कराना है। क्योंकि ये डेंटल अवेयरनेस ही कम है हमारे इस सोसाइटी में, तो इस वजह से बच्चों की कैविटीज बहुत ज्यादा है। नॉर्मली बच्चों में कैविटीज होने के मेजर कारण ये है कि बच्चे जैसे दूध पीते हैं बॉटल से, मीठा दूध पीते हैं और सो जाते हैं। पेरेंट्स उनको ना ही तो कुल्ला कराते हैं ना ही तो ब्रश। जब भी कोई मीठी चीज मुंह में रहेगी तो वो कैविटीज क्रिएट करेगी ही करेगी। हम इतना सॉफ्ट फूड खाते हैं, हम मतलब बेसिकली प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, जो कि दांतों में फंस जाता है और ब्रश नहीं करने की वजह से उसमें कैविटीज हो जाती है। दूसरा, बच्चों में कैविटीज ज्यादा इसलिए होती हैं क्योंकि उनके दूध के जो दांत हैं वो ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, मतलब उनमें ज्यादा टेंडेंसी होती है कि वो जल्दी केरीज पकड़े, क्योंकि जो उनका इनामल डेंटिन रेशियो होता है वो इस हिसाब से होता है कि अगर उसमें थोड़ा सा भी कीड़ा लगेगा तो वो जल्दी फैल जाएगा। तीसरा, बच्चे डरते बहुत हैं, उनको जरा सा भी कुछ होता है पेरेंट्स उनको अवेयर नहीं होते। दूसरा, वो डेंटिस्ट के पास आने में इतना लेट करते हैं कि जब तक वो कैविटी पूरी हो जाती है तब वो हमारे पास आते हैं। अगर वो शुरू में आ जाए तो शायद वो चीज वहीं रुक जाए, शायद वो बढ़े नहीं। तो ये मेजर रीजन है कि बच्चों में कैविटीज आपको ज्यादा दिखेंगी। तो हमें एज पेरेंट्स हमें थोड़ा ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा कि ठीक है, अगर हमारे बच्चे को कोई भी ठंडा गर्म लग रहा है, कोई कुछ फंस रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो खुद से टेंशन लेके और डॉक्टर के पास नहीं जाने से बेटर है कि उसको डेंटिस्ट के पास लेके जाएं, दिखाएं और फिर उस चीज को सॉल्व करवाएं। तो मैम आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स को और बच्चों को कि कैविटी को कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए मैम। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको जैसे ही आपका पहला दांत, आपके बच्चे का पहला दांत आता है, जैसे ही आपको ब्रशिंग शुरू कर देनी चाहिए। पहले आजकल मार्केट में बहुत सारे फिंगर ब्रशेस अवेलेबल होते हैं जो कि पेरेंट फिंगर पे पहनकर और बच्चों के दूध के दांतों पे उसको ब्रश करवा सकता है। दूसरा, जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है और उसके धीरे धीरे दांत आना शुरू होते हैं तो आपको एकदम बेबी सॉफ्ट टूथब्रश लेकर उसके
दांतों को ब्रश करना चाहिए। तीसरा, पेरेंट्स को ये मेक श्योर करना चाहिए कि जैसे अगर रात को बच्चा बॉटल से दूध पी रहा है तो वो बॉटल निकाल के रख दे। ये नहीं कि बच्चा दूध पीते पीते सो गया तो उसकी बॉटल ही नहीं निकाली है या उसको कुल्ला ही नहीं कराया। उससे क्या होता है कि जब वो बॉटल बहुत देर तक मुंह में रहती है, वो शुगर मुंह में रहता है, तो उससे कैविटी लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हमें एज पेरेंट्स बच्चों को समझाना है कि अगर हम बहुत ज्यादा टॉफीज खाएंगे तो एक्चुअली दांत खराब हो जाएंगे। तो सब कुछ खाना चाहिए बट लिमिट में, या फिर उसके बाद जरूर कुल्ला करें, ब्रश करें। कुछ कुल्ला नहीं कर सकते तो एटलीस्ट पानी पी लें, सॉफ्ट ड्रिंक्स थोड़ी कम पिए। चिप्स, चॉकलेट्स, बर्गर्स, ये चीजें बहुत सॉफ्ट और बहुत चिपक जाती हैं। कुछ टॉफीज आती हैं जैसे एक्लेयर्स, ये इतनी स्टिकी होती है कि जब आप खाते हो तो इसमें टेंडेंसी होती ही होती है कि कैविटीज हो। तो बच्चों को भी हमें, और आजकल तो मार्केट में पावर टूथ ब्रशेस भी आते हैं। अगर छोटा बच्चा है और वो नहीं कर पा रहा तो आप उसे पावर टूथ ब्रश देकर आओ, उसके लिए गेम भी है, एक्साइटिंग भी है। बहुत सारे फ्लेवर्ड टूथपेस्ट भी आते हैं कि बच्चों को अगर ये समझ नहीं आ रहा तो वो, लेकिन उनको हमें आदत जरूर देनी है शुरू से। अगर वो बचपन से ब्रश करेंगे तो कैविटीज नहीं होंगी। और मैम ऐसा भी देखा जाता है कई लोगों के या फिर बच्चों के मुंह में से बहुत स्मेल आती है, तो ऐसा कहा हम्म जाता है कि ये पेट से संबंधित बीमारियों की वजह से होता है। क्या ऐसा कोई कारण है? आप बताइए कि क्यों आती है और इसे कैसे रोका जा सकता है। देखिए, बदबू आने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें से एक कारण ये है कि हाँ, अगर किसी के पेट में अनडाइजेस्टेड फूड है या उसको बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उसके मुंह से स्मेल आ सकती है। लेकिन मेजरली बदबू आने के कारण होते हैं कि मसूड़े में जितने हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो सड़न पैदा करते हैं। नॉर्मली अगर आप देखेंगे कि जिसको भी मुंह में डिपॉजिट्स हैं, मतलब उसके मुंह में कुछ भी प्लाक है या वो बंदा अच्छे से ब्रश नहीं करता, उसके मुंह से ज्यादा स्मेल आती है। क्योंकि नॉर्मली जो स्मेल आने का कारण होता है वो होता है जो फूड है उसके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करके उसको सड़ा देते हैं और फिर वो एक पंजेंट सी स्मेल क्रिएट करते हैं। तो नॉर्मली अगर मेरे पास कोई आता है तो सबसे पहले हम उसे क्लीनिंग एडवाइस करते हैं। फिर उसको ये बताते हैं कि आपको ब्रशिंग कैसे करनी है, उसको एजुकेट करते हैं दैट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि कौन सा टूथब्रश या कौन सा टूथपेस्ट। मोर इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि हाउ डू यू हैव टू ब्रश इफेक्टिवली। तीसरा, आपको जब भी ब्रश करना है तो आपको टंग जरूर क्लीन करनी है, बट उसको रगड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग क्लीनर से गलत तरीके से अपने टंग को क्लीन करते हैं, विच इज नॉट राइट एट ऑल। आपको मेक श्योर करना है कि सॉफ्ट ब्रश से, हल्के हाथ से ब्रश टंग को बस 2 मिनट्स क्लीन करना है, ताकि उसकी वजह से जो बैक्टीरिया टंग पे लॉज कर रहे हैं वो स्मेल क्रिएट ना करें। और बच्चों में नॉर्मली स्मेल आने का एक ही रीजन होता है कि वो खाते हैं, पीते हैं और बिना कुल्ला करे, बिना पानी पिए सो जाते हैं। तो टू अवॉइड दैट, किड्स शुड एटलीस्ट ब्रश ट्वाइस डेली। उनको रात को एक्चुअली ब्रश करके सोना चाहिए, जिससे उनके मुंह की स्मेल, बच्चों में मेजरली सिर्फ खाना पीना ही रीजन है। बड़े लोगों में कैन बी की डिपॉजिट्स हो गए हैं, बहुत सारे उनके मसूड़ों में पॉकेट्स हो गई हैं, तो उसके लिए उन्हें क्लीनिंग करानी पड़ेगी। लेकिन सिर्फ इन सब चीजों का एक ही इलाज है कि आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करें और रात को जरूर ब्रश करें। क्योंकि रात से लेकर सुबह तक जब हम सोते हैं तो वो 8-9 घंटे में मुंह में सलाइवा भी, हमारा थूक जो है वो भी कम प्रोड्यूस होता है। इसकी वजह से सड़न और स्मेल ज्यादा होती है। तो हम अगर रात को ब्रश करेंगे वो मॉर्निंग ब्रशिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट ब्रशिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। तो हमें रात को जरूर ब्रश करके सोना चाहिए, स्मेल नहीं आएगी। मैम आगे कोरोना के लिए आप मतलब क्या राय देना चाहेंगी लोगों को कि वो अपना ख्याल कैसे रखे, किन नियमों का पालन करे कुछ? देखिए, कोरोना के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप सब मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। मेरे हिसाब से जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको बिल्कुल एजुकेट करते हैं कि आपको, बहुत सारे लोग कहते हैं कोरोना है ही नहीं या चला गया है या जो भी है, बट ऐसा नहीं है। कोरोना से बचने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है वी शुड सैनिटाइज। हमें हमेशा अपने आप को, कहीं भी हम बाहर जाएं, बाहर से आए, हमें अपने हाथ धोने हैं, या तो सैनिटाइजर यूज करना है या तो हैंड वॉश करना है। दूसरा, हमें हमेशा मास्क पहन के रखना है। चाहे हम थोड़ा सा भी घर से बाहर निकलें, मास्क अवॉइड नहीं करना। मास्क पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करनी ही करनी है। अगर हम किसी भी क्राउडेड प्लेस में जाते हैं तो आजकल आप देखेंगे मार्केट्स ओपन हो गए हैं, स्कूल्स अब धीरे धीरे ओपन होंगे, सब कुछ, लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग या कुछ भी मेंटेन नहीं करते। बहुत सारे लोग तो मास्क ही नहीं पहनते, विच इज नॉट राइट। हमारे क्लिनिक में अगर कोई पेशेंट आता है तो वी मेक श्योर कि वो पहले सैनिटाइज करे।
सैनिटाइज करने के बाद हम उससे कोविड का फॉर्म भरवाते हैं, जिसमें ये लिखा होता है कि अगर आपको कोई सिम्टम्स तो नहीं है, आपके कोई वाइटल्स ठीक है कि नहीं है। उसके बाद हम उसके शू कवर्स पहनाते हैं उसको, ताकि बाहर से वो कोई इन्फेक्शन लेके अंदर ना आए। उसको बोलते हैं कि भाई हम वी गिव हिम अ डिस्पोजेबल गाउन, और हम अपना एरिया भी रोज फ्यूमिगेट करके रखते हैं, ताकि किसी भी पेशेंट का इन्फेक्शन उसे और हमें किसी को अफेक्ट ना करे। हम हर पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि अगर आप यूज कर सकते हैं तो आप बीटाडिन माउथ वॉश यूज कीजिए, क्योंकि वो वायरल लोड को कम कर देता है। तो ये सारी चीजें अगर हम फॉलो करेंगे तो वैसे भी कोरोना अब जा रहा है, आई होप वो बिल्कुल चला जाएगा एंड इट विल नॉट अफेक्ट पीपल अ लॉट। इतनी जानकारी देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए डॉक्टर शुभ्रा का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे किसी और मुद्दे पर अगली बार। अगर आपको भी दांतों और मसूड़ों से कोई प्रॉब्लम अगर आपको भी दांतों और मसूड़ों से संबंधित कोई भी परेशानी है तो इंडिया टॉप डॉक्टर्स की वेबसाइट पर जाकर आप डॉक्टर शुभ्रा के साथ अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू मैम। इसी के साथ मैं साक्षी आपसे विदा लेती हूँ। हम अगली बार फिर से हाजिर होंगे किसी और नए मेहमान के साथ और किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमारी वीडियोस के साथ बने रहिए इंडिया टॉप डॉक्टर्स की वेबसाइट पर। धन्यवाद।